अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिनहाज मूसवी एंड मैं यहाँ फ़िलहाल पाकिस्तान स्टडीज़ सेंटर में एज ए लेक्चरर लास्ट 2 इयर्स से गुलशन कैंपस में हूँ। मदर डिपार्टमेंट मेरा आईआर है और आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन आईआर और स्पेसिफिकली माय एरिया ऑफ स्टडीज़ अफ़गानिस्तान है। और बड़ी अच्छी बात है कि आपका सोशल इश्यूज़ के ऊपर है, तो मेरा जो टॉपिक है वो भी अफ़गान वॉर एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, उसके समाजी असरात क्या हैं पाकिस्तान पर, तो ये मेरा मौजू है। ना कोई सवाल? आपके जो जर्नलिज्म के जो हाँ, मैंने एज ए जर्नलिस्ट कोई 8-10 साल डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स में मैंने वर्क किया है। उसमें लीडिंग जो है इदारा वो नवाइवा ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, जिनका अपना चैनल भी था। स्टार्ट में मेरे ख़्याल से बंद हो गया है, वक्त टीवी। तो नवाइब वक्त और वक्त टीवी से मैंने कैरियर स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद डिफरेंट चैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा स्पेंड किया मैंने टाइम। डिफरेंट चैनल्स में रिपोर्टिंग की है, एंकरिंग की है, फील्ड प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज़, और लास्ट एक इदारे के साथ मुसलसल कुछ 4 साल मैंने एक टीवी शो होस्ट किया। उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में उसमें लबनान, टर्की, ईरान, सीरिया, ये बाकी एक यूनाइटेड नेशन का एक सेशन भी मैंने 2011-12 के आई थिंक सेशन में मैंने एक सेशन भी उसको कवर किया है। अगर आपके लिए इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि आई एम फर्स्ट वन इन पाकिस्तान कि सीरिया वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त एज ए रिपोर्टर पाकिस्तान से उसको कवर करने के लिए मैं गया था सीरिया। स्टार्टिंग जो उसकी शुरुआत हुई थी, तो ये एक मेरा जी बिल्कुल। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरा ज़्यादातर जो टीवी शोज़ भी थे तो वो भी यूथ से रिलेटेड और सोशल इश्यूज़ के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया, पॉलिटिकल को इतना टच नहीं दिया। तो इसलिए ओवरऑल पाकिस्तान भर के समाजी, अच्छा ये कनेक्शन है सियासत और समाज दोनों का है कि समाजी इश्यूज़ की बुनियाद पर ही सियासत जो है तरतीब दी जाती है। तो क्योंकि हमारे यहाँ सोशल वैल्यूज़ बहुत कमज़ोर हैं तो इसलिए हमारा सियासी ढांचा भी कमज़ोर है। और सर जो आपके सोशल कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली चेयरमैन सेनेट नेगर स्टूडेंट फेडरेशन, ये टीचिंग मेरा पैशन था पहले, ये पैशन था मेरा, कैरियर नहीं था, यानी कि इसको मैंने एज अ पैशन लिया था क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक जॉब मीडिया इंडस्ट्री से मैं वाबस्ता था। तो सेकंड के यूथ के साथ इंट्रैक्शन रहे तो मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है यूथ के साथ। एज ए स्टूडेंट को काउंसलिंग करना हो एज ए टीचर, तो आपको पता है कि सुबह से शाम तक एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स के साथ हेलो हाय रहती है। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ स्टूडेंट फेडरेशंस के साथ, और स्पेशली नेगर स्टूडेंट फेडरेशन जो हमारी अपनी मदर फेडरेशन है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान का भी एक ज़िला है नगर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ की एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है नगर की, नगर स्टूडेंट फेडरेशन। तो गालिबन 3-4 साल लगातार मेरे ख्याल से एज ए सेनेट, 2-3 साल सेनेट चेयरमैन जो उनकी हेड बॉडी है उसको चेयर किया। फिर इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से बड़ी उसको ज़रा बूस्ट दिया हमने। इलेक्शंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंडक्ट होते हैं नगर स्टूडेंट फेडरेशन के, एक डेमोक्रेटिकल इन्वायरमेंट और थॉट्स यूथ के अंदर डेवलप करना, ये सच असल मोटो यही था। तो इससे कनेक्ट होने का भी नगर स्टूडेंट फेडरेशन से कि वहाँ के यूथ के अंदर उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से आगाह करना, तो ये पस मंज़र है मेरा। और बहरहाल उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए भी हैं, लेकिन ये ग्रेजुअली चलेगा क्योंकि अप्स एंड डाउन पार्ट ऑफ नेशन है, पार्ट ऑफ नेशन है।
बाकी फाइनेंशियल स्कॉलरशिप के इशू के ऊपर अच्छा आपसे क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं मैं आंसर उसको दे दूँ। मैं आपको रीड जी बेहतर। पहला वाला हाउ फाइनेंशियल इशू इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट जीपी एबिलिटी टू फोकस ऑन एकेडमिक्स। ये बेसिक है। अगर आपने नॉर्थ को स्टडी करें तो गिलगित बल्तिस्तान एक पाकिस्तान का बिल्कुल मुज़ाफ़ात का इलाक़ा है। मुज़ाफ़ात का इलाक़ा होने के साथ बड़ा रिमोट एरिया भी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सोर्स ऑफ इनकम्स लोगों की एज सच जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उसके मुकाबले में ना होने के बराबर है। अच्छा, रकबा क्योंकि ज़्यादा है लेकिन पहाड़ी रकबा है, लैंडस्केप उसका गिलगित बल्तिस्तान का उसको उर्दू में क्या कहते हैं आप, सतही नहीं है। जैसे सिंध की ज़मीनें हैं, पंजाब की ज़मीनें हैं, बलूचिस्तान की ज़मीनें हैं, इसकी ज़मीनें नहीं हैं, पहाड़ी इलाका है। तो लोगों के ज़राए आमदन जो हैं वो शुरू वक्तों में बहुत लिमिटेड होते थे, वो क्योंकि महदूद ज़मीन होने की वजह से उससे जो फसल होती थी वही कुल उनका असासा होता था। वक्त के साथ तब्दीली आई, जैसे पाकिस्तान के बड़े शहरों में तब्दीली आई तो उसके असरात वहाँ भी पड़े, ट्रेड्स। तो अभी भी वहाँ पर जो कारोबार है वो इंडस्ट्री की शक्ल में नहीं है। वो पाकिस्तान और चाइना ट्रेड, जो इकनॉमिक ट्रेड है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको जस्ट कैरी करते हैं वहाँ के लोग। उसको कैरी करने के बाद जो रिसोर्सेज डेवलप होती हैं उसमें से उनको शेयर मिलता है। सेकंड, गवर्नमेंट जॉब्स हैं पेरेंट्स के, नौजवानों के। वो जो गवर्नमेंट जॉब्स, आप क्योंकि इलाका छोटा है, गवर्नमेंट बड़ी कंप्रेस्ड गवर्नमेंट है तो इतना वाइड ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत लिमिटेड। अगर यूँ कहूँ कि साल में सैकड़ों की तादाद में जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो अब इतनी बड़ी यूथ है, फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन है, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये बड़ा मसला है क्योंकि पेरेंट्स की अपनी ज़रा आमदन नहीं है, तो जो अपने बच्चों को पढ़ाए हैं तो लाजवाब रिसोर्सेज तो चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेसिक है, नीड है। अच्छा, इसका जो पॉजिटिव चीज़ है नॉर्थ और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के अंदर और उनके पेरेंट्स के अंदर, वहाँ एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, पहली तरजीह है। अगर बच्चा काबिल है और माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, तो आपको ये दूसरे सूबों में शायद अगर कंपैरिजन दें आप, तो ये मेंटालिटी और थिंकिंग नहीं मिलेगी कि वहाँ के पेरेंट्स अपनी ज़मीन बेचकर भी अपने बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी समझते हैं, अपनी ज़मीन बेच के। तो ये आपको बाकी सूबों में नज़र नहीं आएगा कि इतनी सेक्रीफाइस पेरेंट्स नहीं करते हैं कि अपनी जन्म पूंजी जो है, जो ज़मीन है, उसको बेचकर बच्चे को पढ़ाएं। तो वहाँ ये एक बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, बच्चे क्योंकि बड़े ज़हीन हैं उस खित्ते के, एजुकेशन के हवाले से जो उनके लिए जो सहूलियात हैं वो प्राइमरी एजुकेशन तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान कि प्राइमरी एजुकेशन मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान रीजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एजुकेशन है वो गिलगित बल्तिस्तान की है। इसलिए आपको लिटरेसी रेट जो आपको वहाँ 100% या 95% नज़र आता है, उसकी बुनियादी वजह है कि वहाँ हर बच्चा स्कूल में है। आपको कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नज़र नहीं आएगा। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी। एक अरसे तक, अब तो क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हैं, आपकी पैदाइशी मेरे ख्याल से 96 की हुई, 2000 की। देखें आप मुशर्रफ दौर के बाद के हैं। वहाँ पे मुशर्रफ यानी कि 2000 तक, सन 2000 तक यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं थी यूनिवर्सिटीज़। वो तो 99 का कूब हुआ, मुशर्रफ इक़्तिदार में आया, फिर जाके उसने 2002 में ग़ालिबन शायद वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी उसको इंटरनेशनल नाम का इंटरनेशनल तो कर दिया, लेकिन वो फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल लेवल की अभी भी नहीं हैं।
डिपार्टमेंट्स इस लेवल के अभी भी नहीं हैं जो होने चाहिए एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो एक यूनिवर्सिटी है, अब आप अंदाज़ा करें कि जो जो खेप आ रही है, क्योंकि वहाँ एक भी बच्चा स्कूल से आउट नहीं है, हर बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग बच्चा है और अच्छा रिज़ल्ट है। उसके बाद देन जब उसके बाद हायर एजुकेशन का ऑप्शन आता है तो उसके पास सामने कोई ग्राउंड ही नहीं कि जहाँ वो प्ले कर सके। देन फिर वो बच्चे क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं बड़े शहरों की तरफ। स्पेशली जो आपको बड़ी तादाद कराची में नज़र आती है, उसकी एक वजह वो जो आपका सवाल था फाइनेंशियल, तो कराची क्योंकि फाइनेंशियल हब है, इकोनॉमिकल हब है, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। तो पहली तरजीह बच्चों की यही होती है कि कराची आएँ और आपको जो मजमूई तादाद आपको आपके इल्म में होगी उसका 70% बच्चा अपनी फीसिस खुद बेयर करता है। या तो कोशिश करता खुद बेयर करने की, उसमें स्कॉलरशिप तलाश करना वो भी शामिल है, या फिर वो जॉब करके इवनिंग में जॉब करेगा, सुबह में मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी आएगा। तो ये एक बड़ा वहाँ का मसला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फैमिली बैकग्राउंड, उसका लैंडस्केप, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, ज़खायर बहुत हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमती पूरा एक सिलसिला है, उस एरिया को निगलेक्ट करने की वजह से गुर्बत है अभी भी। अच्छा, गुर्बत की 2-3 किस्में हैं। अब वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को देखकर आप कहीं नहीं कह सकेंगे कि गरीब इलाका है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, लेकिन वो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों ने मेंटेन करने के लिए जिस कदर मेहनत कर रहे हैं उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। इतनी मेहनत आपको सिंध में नज़र नहीं आएगी अपनी गुर्बत को छुपाने के लिए। मैं ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में आपको अपनी गुर्बत छुपाने के लिए वो मेहनत नज़र नहीं आएगी। तो बहरहाल वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो जब कराची में आता है बच्चा, तो यहाँ उसकी अच्छा काबिल बच्चे जब आते हैं तो जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक सेक्टर की लाजमी तो फीसें हज़ारों में हैं। अब कम से कम भी अगर साइंस के सब्जेक्ट की फ़ीस हम गवर्नमेंट सेक्टर की लगाएं, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर की लगाएं तो 20,000 टू अबव है सेमेस्टर फ़ीस। अब जब बच्चा कराची आएगा तो लाजमी बात है कराची में उसे हॉस्टल बेयर करना होगा, उसके अखराजात हैं। देन हॉस्टल के बाद जो उसकी रोज़मर्रा के अखराजात हैं, क़याम ताम ये अखराजात हैं। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग के वहाँ से यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी से घर, ये ख़र्चे हैं। कुल मिला के ख़र्चे हज़ारों में चले जाते हैं। स्टेशनरी है, बाकी चीज़ें हैं, तो अच्छी खासी जो है वो आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो फैमिली से वो सपोर्ट चंद एक के बाकी मुश्किल हो जाता है। लाजमी हर घर का सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, ये घर के सारे ही बच्चे पढ़ने वाले हैं। तब सर तमाम बच्चों को इक्वली जो है ट्रीट करना एक पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब बाकी में ये होता है कि घर के सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, 1-2 होते हैं, तो पेरेंट्स उस पर तो दिलचस्पी लेते हैं। अदर प्रोविंसेस की बात कर रहा हूँ। अब नॉर्थ के बच्चों के घर का हर फर्द ही स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा है, तो अब उसे इक्वली ट्रीट करना है सबके लिए, तो ये तो एक घर के सरबराह के लिए मुश्किल है। तो फिर उसमें बच्चा ख़ुद भी वॉलंटियरली सरेंडर कर जाता है माँ बाप के सामने कि भाई मैंने ख़ुद अपनी अखराजात बेयर करने हैं। तो फिर यहाँ पर आके जो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि अखराजात को कैसे कवर किया जाए, स्टडी पे भी कोई हर्ज ना आए और अखराजात भी पूरे हों। तो फिर क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का एंडोमेंट फ़ंड का तस्वुर नहीं है, स्कॉलरशिप्स और रिजर्व्स तो होती हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो स्कॉलरशिप्स किन वजूहात की बिना पर यूनिवर्सिटी खुद बहुत, मैंने तो नहीं सुना है कि यूनिवर्सिटी भी देती है स्कॉलरशिप पब्लिक सेक्टर की। हमारे यहाँ फेडरल यूनिवर्सिटी में भी हैं फ़ंड्स वो, लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं होते हैं। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी में भी फ़ंड्स मुख्तस हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, और बाकी जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी फ़ंड्स हैं। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को जब चार्टर्ड मिलता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जब यूनिवर्सिटी का चार्टर्ड दिया जाता है, तो उस चार्टर्ड में मेंशन होता है कि आप इतने % बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। इसी तरह कोई इंस्टीट्यूट है तो उस इंस्टीट्यूट को भी जब लॉन्चिंग की इजाज़त दी जाती है कि आप
इंस्टीट्यूट खोलें तो उनको बॉन्ड किया जाता है कि आपने इतने % बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है, लेकिन अब वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स अवेल नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको मुलाजिमत की तरफ बढ़ना पड़ता है। अच्छा, अब क्योंकि ये तो आपका एक सवाल का पहला हिस्सा है कि किस किस्म की परेशानी है, वो परेशानी अब इससे जो उनकी पर्सनल लाइफ में जो परेशानी हो सकती है वो ज़रा बड़ा अलार्मिंग है। लाज़मी बात है, पाकिस्तान कराची जब एक बच्चा जॉब करने जाता है तो यहाँ पर आवर्स के हिसाब से जॉब्स नहीं हैं। वेस्ट में जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं स्कॉलरशिप पे जाते हैं बच्चे वहाँ पर, तो अपनी ज़रूरी ख़र्चों को बेयर करने के लिए वो जब जॉब्स करते हैं तो पर आवर के हिसाब से अपनी पसंद की आवर्स को चूज़ करता है कि भाई मैं इस वक्त फ्री हूँ, मैं ये जॉब करूँगा इतने बजे से इतने बजे तक, और उसकी वो पे कर रही होती है वहाँ की इंतज़ामिया। तो उससे स्टूडेंट्स की स्टडी पर, उसकी लाइफ पर कोई ऐसा इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान और कराची को मिसाल सामने रखी कि यहाँ क्योंकि मिनिमम जो टाइम है जॉब्स की टाइमिंग वो 8 घंटे तो मिनिमम, वरना 12 घंटे कहते हैं, 8 घंटे हैं, लेते 12 घंटे। अब आप बताओ कि स्टूडेंट की लाइफ का, डेली लाइफ का 8 घंटा तो स्पेंड हो गया जॉब पर, बाकी 24 घंटे में से कितने बच्चे 16 घंटे, 16 घंटे में से कितने घंटे सोते हैं भाई? 8 घंटे। फिर कितने रह गए? 8 घंटे। अब आप बताइए कि वो रात भर का थका हुआ है, फिर उसे सुबह कॉलेज आना है, यूनिवर्सिटी आना है, फिर यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड करनी है, असाइनमेंट्स बनाने हैं, अपना स्टडी वर्क कंप्लीट करना है, नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। फिर देन उसके बाद उसे वापस उसी सर्कल में घूम के फिर वही है, तो उसकी लाइफ पर भी जो उसके इम्पैक्ट होंगे वो भी मेंटल जो एंगल से अगर सोचें तो दबाव, बहुत जहनी तौर पर दबाव बढ़ जाता है। तो वो उस दबाव की वजह से जो उसके अंदर स्किल्स थी, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ थी वो दब जाती हैं। एक अच्छे तालिब इल्म के अंदर जो पिकिंग पावर होती है, वो सलाहियतें क्या हो जाती हैं? उस जहनी दबाव की वजह से वो सलाहियतें दब जाती हैं। जब वो सलाहियतें दब जाती हैं तो इन दी एंड उसकी स्टडी पर उसका फ़र्क असर पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी पे असर पड़ता है, डेफिनेटली उसकी पर्सनालिटी पे पड़ता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक अच्छा, अब इस दबाव के साथ जब वो डिग्री कंप्लीट करेगा, अच्छा जो सबसे बड़ा मसला है आखिर में जाके मैं उसको समराइज़ करूँ, इस दबाव के साथ जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है तो उसका जो सोशल बिहेवियर है वो बहुत चेंज हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है बच्चा। अब जब डिग्री आपके पास है, जो आपको शिकायतें मिलती हैं ना कि जॉब्स नहीं मिलती हैं हमें डिग्री होने के बाद भी, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ज़्यादा शिकायत करते हैं, उसकी एक वजह ये है कि क्योंकि डिग्री तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो अपना जो कॉन्फिडेंस इस पूरे सिनेरियो में लूज़ कर जाते हैं। और एक अच्छी क्लास का स्टूडेंट जब वो मार्केट में आता है तो वो उसकी पर्सनालिटी बड़ी डेवलप हो रही होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है बनिस्बत एक आम स्टूडेंट के। कोई भी नहीं मिलेगा बेटा, काउंटर देखिएगा, फिर माइक्रो में आगे काउंटर है बस, तो आज ऑफ है असल में, ये 8 दिन ऑफ है बेटा, तो आप रोज़ाना चक्कर लगाएं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हाँ ये है, कर लेंगे ना आप एडिट इसको। तो ये प्रॉब्लम होती है, इंसान की शख्सियत पे उसका बड़ा असर होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा काबिलियत नॉर्थ के बच्चों में बहुत ज़्यादा है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने साथियों में, बहुत काबिल बच्चे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस शहरी इलाकों के बच्चों में ज़्यादा है। अंडरस्टूड सी बात, कॉन्फिडेंस लेवल आपको शहरी इलाकों में ज़्यादा नज़र आएगा अर्बन एरियाज़ में। इसकी वजह क्या है? ये है जो मैंने आपको समझाया पूरा डिटेल में कि किस कदर मुश्किलात से जो है रिमोट एरियाज़ के स्टूडेंट्स और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे गुज़रते हैं। तो अब इसका हल भी आप चाहते हैं कि हल भी हो, सवाल है आप? हाँ, सजेशन ये है कि जनाब एक तो उसको फाल करें, नीडी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स
का जो कॉन्सेप्ट है उस पर 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स की तमाम इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को बॉन्ड करे कि आपने इतने % जो आपकी एग्रीमेंट है आपने स्कॉलरशिप्स देनी है, तो इससे एक बर्डन कम होगा। सेकंड, स्टूडेंट्स, क्योंकि जॉब्स के साथ स्टडी करना, और जिस किस्म की जॉब्स हमारे यहाँ हैं नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, अच्छा मेरी क्योंकि ऑब्जर्वेशन है यहाँ, स्पेशली मैं साइंस कैंपस में यहाँ अपने स्टूडेंट से जब बात करता हूँ, क्योंकि इनके लिए सूटेबल जो टाइम है जॉब करने की वो इवनिंग है। अच्छा, इवनिंग में भी एक लिमिटेड टाइम में अर्निंग होनी है। अब लाजमी एक पूरा रात 12 घंटे या 8 घंटे गुजारेगा, सुबह कैसे आएगा? तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फिर रेस्टोरेंट्स में जॉब्स करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो 6 घंटे की जॉब होती है। आप 5 बजे गए और रात 2 बजे फारिग हो जाते हैं, 2 बजे तक फारिग हो जाते हैं, तो उनकी कोई 15-20 हज़ार तक वो अर्न कर लेता है। 2 बजे फारिग हो गया बच्चा, रेस्ट करके फिर आ जाता है अमूमन। अब लाज़मी बात है, अब आप बताइए जनाब कि वेटर की जॉब, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि वो सोशल वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट्स एज अ बीइंग ए ह्यूमन, इंसानी बुनियादों पर रिस्पेक्ट नहीं है, क्लासिफाइड है। अब मुझसे आप कह सकते हैं कि सर यूरोप में भी तो बच्चे करते हैं, वेटर्स की ही जॉब करते हैं स्टार्टिंग किसी रेस्टोरेंट पे, क्योंकि वहाँ रिस्पेक्ट है। यहाँ प्रोफेशन की रिस्पेक्ट, यहाँ नहीं है रिस्पेक्ट। आप उस बच्चे से पूछिए कि जो रेस्टोरेंट में जॉब करता है, वो को ऑर्डर बेयर करने जाता है, तो किस कदर एम्बैरसमेंट फील करता होगा कि अगला उसको कहता है कि क्या लेकर आए हैं, क्यों जल्दी लेकर नहीं आए हैं। हम भी जाते हैं, हमारा भी बिहेवियर ऐसा ही होता है, और उन्हें पता नहीं होता है कि भाई ये बच्चा पढ़ने वाला भी है। उसको एक ही जज कर रहे होते हैं, जो बायर है, ख़रीदार है या कस्टमर है, ये कंज्यूमर है, वो उसको एक ही एंगल से देख रहे होते हैं, जैसे सब होते हैं। उसे नहीं पता कि बच्चा BSc का बच्चा। मेरी खुद एक जगह में खाना खाने दिया कुछ दोस्तों के साथ, एक स्टूडेंट मेरा, वो वेटर था, मुझसे ऑर्डर लेने आया। मुझे पता था कि बच्चा BS फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, मेरा ही स्टूडेंट था, BS फाइनल ईयर का 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, और बड़ा जीनियस बच्चा है। और मैं उसको देख रहा था कि रेस्टोरेंट में उसके साथ किस किस्म की लोगों की डीलिंग कैसी है। अब ये भी असर पड़ता है, इंसान की साइकी है कि उसकी शख्सियत पर ये रहता। बहुत कम होते हैं जो अंदर से विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है उनकी, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अच्छा, इसके लिए क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पर बड़ी काउंसलिंग करता हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर एक भी उनकी इस तरह काउंसलिंग करता हो, तो काउंसलिंग नहीं होती है। तो इसलिए उन बच्चों की, स्पेशली जो हमारे नॉर्थ के बच्चे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की शख्सियत बड़ी मुतासर होती है बहुत। वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी सोचते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है और बड़ी ख़तरनाक प्रॉब्लम है अगर इसको संजीदा लेना। सजेशन ये है कि क्योंकि स्कॉलरशिप्स जो हैं ऑलरेडी अनाउंस की गई हैं, उसको 100% श्योर किया जाए कि भाई वो स्कॉलरशिप नीडी बच्चों को मिले। देन उसके बाद उस स्कॉलरशिप में एक सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो रिमोट एरियाज़ के हैं उनके लिए कोटा मुख्तस होना चाहिए। कोटा कि भाई इतने % इन इलाक़ों के, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों के लिए ये कोटा है, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। जब आप ओपन मेरिट करते हैं तो लाज़मी बात है शहरी इलाक़ों और वहाँ ऑलरेडी बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है। और जब शहरी इलाक़ों की बड़ी तादाद में बच्चे अप्लाई कर जाते हैं तो फिर वो हक़ उनसे छिन जाता है। तो स्कॉलरशिप्स को यकीनी बना श्योर किया जाए। सेकंड, एंटरप्रेन्योरशिप। आज का बच्चा है, उसके लिए रोज़गार के मौके ड्यूरिंग स्टडी, उसे गवर्नमेंट लोन, इस किस्म के लोन जो है वो दे कि वो छोटा मोटा अपना बिज़नेस सेटअप
स्टार्ट करें और एज अ पार्ट टाइम बिजनेस, क्योंकि जॉब्स तो मुमकिन नहीं है। तो बिज़नेस ऐसा सेटअप किया जाए कि वो अपनी अर्निंग वहीं से कंप्लीट करे और उसके पास ऑनरशिप हो। उससे एक फ़ायदा क्या होगा, उसके अंदर जो ऑनरशिप की जो फील आएगी उसको उससे उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अप्रोच उसका बढ़ जाएगा और उससे कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में मेंटल अप्रोच भी उसका बढ़ेगा। जस्ट थिंक लाइक आई एम बॉस वाली कैफियत, ये बहुत ज़रूरी है। ये उसकी जो ग्रूमिंग के लिए है, लेकिन वो हमेशा दबाव अंडर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए शर्त है कि नौजवानों के अंदर जो ऑनरशिप थिंकिंग को जो है डेवलप करना है, उसके लिए छोटे छोटे कर्जे दिए जाएं, वो छोटे बिजनेस करें और वो अपनी रूटीन लाइफ, अपनी एजुकेशन और अपनी पार्ट टाइम जॉब्स को एक साथ लेके चल सके। तीसरा हमें कि ये नौबत ही ना आए कि गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री कर दे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। एजुकेशन फ्री करे, ये राइट्स है, सबका इक्वल राइट है। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का तस्वुर ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। एजुकेशन को फ्री कर दिया जाए, सब इक्वल तालीम हासिल करेंगे। और चलो फ्री ना करते हैं, जितना जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर में बजट एलोकेट होता है उसको यकीनी बना दीजिए, खुद ब खुद एजुकेशन फ्री हो जाएगी। वो अगर बजट पूरा का पूरा एलोकेट हो, खर्च हो एजुकेशन सेक्टर पर, जितना फंड है अपने बहुत लिमिटेड है, मेरे ख्याल से 2% ही नहीं है, 3% कहते हैं, वो 3% पूरा यूज़ नहीं होता है टोटल बजट का। 3%, वही कम से कम 3% को सही से खर्च करें। सर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी ये बात, लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ गिलगित पाकिस्तान में कि डिस्प्यूटेड एरिया है, तो आई थिंक कश्मीर जो है बीइंग अ डिस्प्यूटेड रीजन एंजॉय कर लेता है सब्सिडीज फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। द सेम वे हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, या क्या कहते हैं? ये मिलना यकीनी है। एज अ डिस्प्यूटेड एरिया गिलगित बल्तिस्तान, उसका स्टेटस अभी डिक्लेयर नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये आपको समझना ज़रूरी है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये जब हम बात करते हैं तो शायद आप बुरा मनाएं, कोई हमारे हमसाया बुरा मनाएं, भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि नहीं है। अगर होता तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा जिक्र होता, जिक्र नहीं, इसका मतलब है नहीं है। अच्छा नहीं है तो क्योंकि ये ऑक्युपाइड है, यहाँ लफ्ज़ ऑक्युपाइड शायद बुरा लगे, तो क्योंकि यहाँ है अंडर द मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान अंडर द मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये चल रहा है, इसने अडॉप्ट किया है इसको। तो जब आपने कर लिया है तो फिर कुछ शराइत आपके साथ तय हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बग़ैर किसी शर्त के अडॉप्शन आपको एक्सेप्ट की गई है, नहीं, कुछ शराइत तय हैं, उन तमाम शराइत पर अमल होना चाहिए। जैसे मैं मिसाल, हमारे हमसाया, हमारा अपना आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ जो शराइत लागू हैं उन्हीं शराइत पे हमें नहीं किया, तो वहाँ भी पूरे नहीं हैं, लेकिन जितने हैं वही लागू इधर कर दिया जाए गिलगित बल्तिस्तान में, तो शायद ये प्रॉब्लम्स ही क्रिएट ना हो, ठीक है। और फिर मिसाल के तौर पर हमारा हमसाया जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि हम कश्मीर के साथ हमारा मसला नहीं है, हम ग्रेटर कश्मीर का हिस्सा थे माजी में, तो कश्मीर दो, इंडिया के पास जो कश्मीर है वो भी दो रीजन्स हैं। बड़ा रीजन है लद्दाख, जो आपने सुना ही नहीं होगा, हमने सिर्फ एक ही कश्मीर सुना है, जम्मू कश्मीर। हिंदुस्तान बड़ा जुल्म कर रहा है, बड़ी ज़्यादती कर रहा है, वहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख में मेजॉरिटी मुस्लिम्स, जम्मू में तो फिर भी हिंदू हैं, आपको हिंदू नज़र आएंगे, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की आबादी है, 80% मुस्लिम्स हैं, बाकी हिंदू भी हैं। अब तो खैर डेमोग्राफी चेंज हो गई है। लद्दाख में 90% मुस्लिम्स हैं, बाकी बुद्धिस्ट हैं, हिंदू नहीं हैं, बुद्धिस्ट हैं, और तिब्बत वाले हैं, सॉफ्ट लोग, 90% मुस्लिम्स हैं।
और जो टेरिटरी है कश्मीर की, उसका एक बड़ा हिस्सा लद्दाख है। आप जाइए लद्दाख में, बिजली पे सब्सिडी है उनकी। हमारे यहाँ भी आटा और गंदम पे मसला चल रहा है, वहाँ बाकायदा हर घर के लिए लिक्विड होता है, सब्सिडी नहीं, मुफ्त आटा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, गंदम की पैदावार नहीं है, या है तो इतनी नहीं है कि वो ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो उन्होंने मुफ्त कर दिया है, बिजली मुफ्त है, आटा इंडिया वालों की बात कर रहा हूँ, लद्दाख के आटा मुफ्त है, तालीम मुफ्त है, इंटरनेट मुफ्त, इंटरनेट मुफ्त, ट्रैवल सब्सिडी, ट्रैवलिंग सब्सिडी मुफ्त है, टैक्स एग्जम्पशन है। हमारे यहाँ कहने को तो टैक्स नहीं लगा हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स लागू नहीं है, लेकिन आप सुबह मार्केट जाओ कुछ ख़रीदने, वहीं से टैक्स शुरू हो जाता है देना, इनडायरेक्ट टैक्स। वहाँ अगर आप दूध भी पैकेट वाला दूध लेंगे लद्दाख में, इवन जम्मू में भी, तो वो भी टैक्स एग्जम्पशन के साथ, वहाँ टैक्स इंक्लूड नहीं होगा उस रीजन के लिए। हमारे यहाँ बाकायदा वो लिखा हुआ टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स हमसे लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का कोई हल नहीं, ये बहुत फिर मसाइल पैदा होंगे, शिकायत है ना, बलूचिस्तान में कितनी शिकायतें हैं, वो इसी सेम शिकायत हमारे गिलगित बल्तिस्तान के यूथ को भी है। सर इन सब इश्यूज को काउंटर करने के लिए कम्युनिटी लेवल पे कोई सॉल्यूशंस मौजूद हैं, या अगर नहीं है तो होना चाहिए कम्युनिटी लेवल पे? कौन से पॉलिटिकल सॉल्यूशंस को? नहीं, ये फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल मैं अब आता हूँ, हाँ गिलगित बल्तिस्तान के भी मेरे जहन में हल है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बिलियनियर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है, यानी कि करोड़पति लोगों की तादाद है, मखसूस तबका, लेकिन बढ़ रहा है वो, क्योंकि पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर से वो बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर माइंस एंड मिनरल्स, जेम्स, स्टोन के जो बिज़नेस है वो भी उसके अंदर बड़ा चार्म है, वो बहुत कमा रहे हैं लोग, ठीक है। टूरिज़्म से अब लोग कमा रहे हैं, हाँ, होटल इंडस्ट्री। अच्छा, ये सब नहीं कमाते हैं, स्पेसिफिक लोग होते हैं वो कमाते हैं, लेकिन उसका शेयर बेशक मिलता है, लेकिन वो बहुत कम होता है जो पर्टिकुलर लोग कमा रहे हैं। उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर इस एहसास को जगाया जाए, जैसे लोग दुनिया में जो अमीर होता है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेकाबिल नहीं होता है, अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वो चैरिटी करता है, हेल्थ एजुकेशन पर, और पाकिस्तान में भी लोग करते होंगे, करते हैं चैरिटी। अच्छा, पाकिस्तान में बाकायदा है एक कॉन्सेप्ट है, इसको मेरे ख्याल से CSR कहते हैं, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR नहीं, CSR, हाँ, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसके तहत जो आप कमाते हैं उसमें से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेकर समाजी खिदमत के लिए आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा खर्च करते हैं। तो हमारे यहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छे खासे मालदार तबका है, लेकिन उनके अंदर वो एहसास नहीं है कि आपके हमसाया पर आपका क्या हक़ है। तो अगर वो इस ज़िम्मेदारी को समझें, सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझें, कॉर्पोरेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर समझें, तो अपनी प्रॉफिट में से कुछ शेयर अगर वो एलोकेट करें किसी एक सेक्टर की हेल्थ और एजुकेशन के लिए, तो अच्छी खासी रकम बन सकती है। वॉलंटियरली, ये रज़ाकाना ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है। अब एक साथ एक करोड़पति आदमी है, उससे कहेंगे भाई अपनी आमदनी में से सिर्फ आपने 1% मुनाफे में से सिर्फ 1% कर दें, तो 1% उसके लिए शायद कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बहुत सौ के लिए बहुत बड़ा मसले का हल बन सकता है। तो ऐसे कई लोग हैं, अगर ये जॉइंट एडवेंचर करके सारे कोई मिल जाएं और वो ये तय कर लें कि भाई हम अपने इस रीजन की गुर्बत, तालीम और सेहत के लिए वॉलंटरली कुछ करें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो अपनी आमदनी में से 1% शेयर मुख्तस कर दें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को
ज़िंदा करना। जैसे पाकिस्तान में यहाँ कोकर ग्रुप्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं और आगा खान ग्रुप। आगा खान सबसे बड़ा तो हमारे पास मिसाल है, आगा खान नेटवर्क, ठीक है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। उस बिजनेस एम्पायर की जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है उससे उन्होंने देखिए कितने बड़े इदारे बना लिए हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी है, आगा खान कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ यूनिट्स हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान में जाएं तो चाइना बॉर्डर के करीब छोटा एक छोटा सा गांव है, अगर 10 से 15 घरों पर मुश्तमिल एक गांव है तो वहाँ भी हेल्थ यूनिट मौजूद है, स्कूल भी हैं। तो बाकी जो मुकामी लोग हैं उनको भी करना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जो फाइनेंस इश्यूज की वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत फाइनेंशियल इश्यूज एंड सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है जेंडर बायसेस की वजह से फीमेल जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो इस पे क्वेश्चन है। ये इक्वल राइट्स हैं। देखिए फीमेल, मैंने अभी जितनी बात की है दोनों के लिए है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं। हाँ, अब क्योंकि लाजमत हमारे यहाँ लड़कियाँ भी उतनी ही एजुकेशन के हवाले से उनका इंटरेस्ट जितना एक लड़के के लिए, माँ बाप डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बाकी शायद जगहों में होता है। अब बेटे के लिए अलग तरजीह है, बेटी के लिए अलग है, तो हमारे यहाँ ये नहीं है, वो इक्वली देखते हैं, बेटा और बेटी दोनों को इक्वल राइट्स हैं एजुकेशन के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें उन पर भी लागू होती है, लेकिन लड़का क्योंकि सर्वाइव करता है सेक्रीफाइस करके, लड़की नहीं कर सकती है। अब आप बताइए कि एक लड़की जो है अब वो हायर एजुकेशन के लिए वहाँ से अब शहर आती है, अब वो हॉस्टल में रहेगी, जो सिक्योरिटी इश्यूज आप बता रहे थे वो क्रिएट होंगे। सेकंड, अगर वही पेरेंट्स, उनके लिए भी वही पेरेंट्स हों बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अब लड़की कहाँ जॉब करेगी? लड़का तो चला रात को रेस्टोरेंट पे जॉब कर लेगा, लड़की क्या करेगी? लड़की टोटली डिपेंडेंट है कि उससे फुल फ्लैश कोई ब्राइट स्कॉलरशिप मिल जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। तो बड़े मसाइल है। तो इससे फिर क्या किस तरह निगलेक्ट होती हैं लड़कियां, या तो फिर माँ बाप क्या करती हैं, वो मैंने आपको बताया पहले सवाल के स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि वहाँ फिर माँ बाप कुर्बानी देते हैं कि अपनी ज़मीन बेच देंगे, अपने माल मवेशी बेच देंगे, और वो चाहेंगे कि हमारी बच्ची अपनी एजुकेशन में ये होता है कि लड़कियों को ज़्यादा बनाते ही नहीं है। हाँ नहीं, वहाँ तो नहीं है, ऐसा नहीं। वहाँ मैं खास मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है, जो 100% है, लड़कियों में भी रेशियो बनिस्बत लड़कों की लड़कियों में ज़्यादा है लिटरेसी बनिस्बत लड़कों के। लड़कियाँ 100% लिटरेट हैं। अब ट्रैवल जो है असल में सब ट्रैवल है, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो गए, माँ बाप ने कहा हम ज़मीन बेच देंगे। अब आप बताइए कि ऐसी बच्ची जिसने वो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उस पहाड़ों के बीच में गुजारा है, एकदम वो एक शहर में आती हैं, तो उसके अंदर जो सिक्योरिटी की फीलिंग्स आएंगी है कि यहाँ तो सिक्योरिटी मतलब कि घर के बाहर से हादसा हो जाते बड़े शहरों में तो बड़ा, क्योंकि वहाँ उसने ज़िंदगी में कभी ऐसा फेस नहीं किया है। अब सडनली वो कराची में आके घर से यूनिवर्सिटी से निकलती है बाहर, एक पिस्टल लेके कहता है कि बेटा लिया फीस जो तुमने सबमिट करानी है वो हमें दे दो। पूरा उसने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं, उस इलाके में उसने ज़िंदगी में, यहाँ तो यूज्ड टू है ना, अब मेरे बच्चे भी यूज्ड टू हैं, तो यहाँ कोई आ जाए तो वो नॉर्मल बात है, रिस्पेक्ट भी होती है वहाँ पे फीमेल्स के लिए। अच्छा, अब वो क्योंकि उस जिस एरिया से आई है वहाँ पे लड़कियों की जो रिस्पेक्ट है वो क्या कहते हैं, जब वो शहर में आती है तो वो एक्सपेक्टेशंस ही लेकर आती है कि यहाँ पे मुझे वो रिस्पेक्ट मिले, जो कि मुमकिन नहीं है। और वो वही एक्सपेक्टेशन लेके शहर आती है कि वही सिक्योरिटी फील में कर जो वहाँ मुझे है वो यहाँ भी हो, जो कि मुमकिन नहीं है। तो फिर जो नफ्सियाती असरात शख्सियत पर लड़के के लिए पड़ रहे थे, लड़की के लिए भी है। वहाँ फाइनेंशियल मसाइल को लेकर एक लड़के की नफ्सियात पर असर कर रहा था, ये सारे प्रॉब्लम्स अब ये लड़की की शख्सियत पर ये सारे असर करेंगे। उससे सहमी सी होगी, डरी खौफ से।
अब वो बच्ची जो है उसकी जो सर्वाइवल वो करेगी वो इसी खौफ के साथ करेगी। बहुत कम होंगे वो बच्चे, बशर्ते ये कि उन्हें अच्छे काउंसलर्स मिलें। गवर्नमेंट को चाहिए कि लड़कियों के लिए स्पेसिफिक कुछ इदारा बनाए या कुछ सिक्योरिटी। नहीं, सिक्योरिटी से कुछ, काउंसलर अच्छे हैं उनके लिए, काउंसलिंग अच्छी है उनकी। आप बना दें, वो बद गाड़ी में लेके हॉस्टल से यूनिवर्सिटी से घर भिजवा दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ना। कैरेक्टर बिल्डिंग, उस बच्ची को इतना मोटिवेट किया जाए कि उसे कहा जाए कि बेटे ये लाइफ का हिस्सा है, जो कि नहीं होता है, टीचर्स नहीं करते हैं काउंसलिंग। एक इशू ये भी होता है कि मेरे यानी ये पर्सन स्टूडेंट्स के अच्छे ग्रेड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन अपने इश्यूज की वजह से ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि लव में उसके साथ उन्हीं मार्क्स में जो मकानी जो होते हैं या वो 70% में वो उस फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ के बच्चे नहीं ले पाते। बिल्कुल ये वही कुल मिला के सारे मसाले वही हैं ना बच्चे के साथ, कि एक बच्चा वहाँ का है 90% मार्क्स लेके आ गया है, ठीक है, और एक 80% पे यहाँ मेडिकल के सीट पे जाता है, वहाँ बच्चे 90% पे हैं। अब जब आपको मेडिकल सीट पे जाना है तो आप वहाँ कोटा मुख्तस कर देते हैं। स्कॉलरशिप देते वक्त आपको कोटा याद नहीं आता है, या बहुत लिमिटेड होता है। अब यहाँ जब आपको एक अब दें ना, ओपन मेरिट पे दे दें, वहाँ मुख्तस करते कि कॉलेज में कोटा है, मुख्तसर से कोटा, वही बहुत कोटा। उस कोटे पे क्या होता है कि अब 90% के 10 बच्चे हैं, सीटें 2 हैं, क्या होगा? 90% बहुत सारे होते हैं वहाँ, बहुत सारे होते हैं। सीट्स कितनी? सिर्फ 2 होती हैं। 2 भी जिनकी सोर्स होगी नहीं चले मिल जाती है, ले लिया, चलो समझ, वो 2 सीटें हैं। अब बाकी बच्चे एडजस्ट कहाँ होंगे? फिर बेचारे मजबूर होते हैं अपने रैंक से नीचे आके डिपार्टमेंट सर्च करते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से कितना सफर होते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कहीं यहाँ पे होते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो स्टूडेंट्स क्लैशेस होते हैं, इसके अलावा जो हालात ख़राब होते हैं, तो ये कितना ये बड़ा इम्पैक्ट होता है। मेरे अपने मुशाहिदे में, अपने क्लास में बहुत से वालिदैन ने, शहरी इलाक़ों के वालिदैन ने अपने बच्चियों को भेजना छोड़ दिया आयरोस की। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में तो ये दस्तूर है, क्लैशेस वगैरह होते रहते हैं। और उससे क्या हुआ कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। एक तो बच्ची डर और खौफ की वजह से सहम गई, ये बच्चा दोनों सहम गए। अब वो नहीं आएंगे, ठीक है, वो नहीं आएंगे तो वो लॉस क्या है उनका? एजुकेशन लॉ। फिर अब उनके पास ऑप्शन क्या है? अच्छा, मिथ है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्लैशेस होते हैं, क्योंकि तलबा तंजीम है, क्लैशेस होते हैं। तो अब सेकंड ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़। एज़ कंपेयर अगर आप ले लें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर 30,000-35,000 नॉर्मल सेमेस्टर फीस है। अच्छा, 3-4 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, जैसे लॉ है, जैसे फार्मेसी है, इनकी फीसेस 50 क्रॉस है, गालिबन 50 से ऊपर है, या बीबी है। अब आप मुझे बताएं कि अब वो यहाँ का बच्चा जब वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा, क्या होगा? अब लाखों में फीस। यहाँ वो आ रहा है क्यों? फ़ीस कम थी। लेकिन ये जो सवाल आपने किया कि सिक्योरिटीज़ की वजह से इश्यूज़, अब वो खौफ की वजह से बच्चा अब जो शहरी इलाकों के हैं माँ बाप, क्योंकि घर के करीब हैं, बच्चे घर में रहते हैं, उसके बावजूद माँ बाप रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने बच्चों को रोक देते हैं यूनिवर्सिटी जाने से, या उनकी एडमिशन्स शिफ्ट कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अब आप मुझे बताइए, बच्चा वहाँ से प्लान करके आया है, एक लिमिटेड सोर्स के तहत यहाँ आया है, अब उसको इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़े
तो लड़का किसी हद तक तो सरवाइव कर जाएगा, या वो एडजस्ट हो जाएगा, या वो पार्ट बन जाएगा, इसी तरह के क्लैशेस का हिस्सा बन जाएगा जो कि होता है। अब वो जो नहीं बनना चाह रहा है, ठीक है, अब वो कहेगा कि चल आते हैं, किसी तरह कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो डर और खौफ के साथ, ठीक। अच्छा, लड़की का मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? खैरियत से? बट लड़की का मसला क्या है, फीमेल स्टूडेंट का मसला है क्योंकि इनके पेरेंट्स हैं कई हज़ार किलोमीटर दूर। वहाँ जब ये ख़बर या इत्तला मिलती है उनको, माँ बाप को, कि जहाँ हमारी बच्ची पढ़ रही है वहाँ ये सूरत हाल हुई है, दूर होने की वजह से वो खौफ का एहसास और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। नतीजा क्या हुआ कि अपने बच्चों के हवाले से वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर उनके पास ऑप्शन ये होता है कि बच्ची वापस रिटर्न एट होम, वापस अपनी घर की तरफ चली आए, या फिर यूनिवर्सिटी चेंज कर दें। अब यूनिवर्सिटी चेंज करके किसी इस यूनिवर्सिटी से फिर किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जाएंगे तो तकरीबन माहौल एक जैसा है। अब प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अगर वो जाना चाहें तो फिर उनका बजट फिर डबल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट लेवल पे इन चीज़ों के साथ निपटने के लिए कोई अल्टरनेटिव्स या मौजूद है, या गवर्नमेंट लेवल पे क्या करना चाहिए अगर कोई इन चीज़ों को कॉप करने के लिए? क्लैशेस और बहुत वही जो डिस्टर्बेंस होते हैं, ये बात कि यूनिवर्सिटी लेवल के पास क्या सोल्यूशन होते हैं निपटने के लिए? एक्चुअली ये दुनिया जहाँ में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, हर जगह, कैलिफोर्निया, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है, ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है, ये बुरा नहीं है, पार्ट ऑफ एजुकेशन है। हमारे यहाँ 80s से पहले तक जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स थी वो इंडिपेंडेंट थी, आज़ाद, फिर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होता था, स्टूडेंट्स का अपना इन्फ्लुएंस होता था, अपने बिलीव्स होते थे, अपने थॉट्स होते थे, उसी की बुनियाद पर वो एक पॉलिटिकल थॉट को स्टैंड करने की कोशिश करते थे। जनरल ज़ियाउल हक नाम डिक्टेटर हैं, उनके ज़माने के बाद स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदी लग गई, तलबा तंजीमों पर पाबंदी लग गई। तो क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ का जुगाड़ मौजूद है पाकिस्तान में ना, कोई किसी चीज़ पर पाबंदी लग जाए तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट जुगाड़ होता था। तो यहाँ पर भी फिर अल्टरनेट जुगाड़ ये निकला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी स्टूडेंट्स विंग्स क्रिएट कर ली। अब जो तलबा तंजीमें यहाँ पर किसी भी नाम के साथ हैं, उनके ऊपर उनकी जो मदर इन्फ्लुएंस है वो उस पॉलिटिकल पार्टी का है, मदर पार्टी का है। अब बॉन्ड हो गए स्टूडेंट्स, पहले इंडिपेंडेंट थे, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता था, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा नहीं होता। अब जो बच्चा है जो इसका हिस्सा है स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का, चाहे वो मजहबी सियासी जमातें हों, मजहबी तलबा तंजीमें हों, गैर मजहबी तंजीमें हों, वो किसी न किसी एंगल में किसी न किसी जमात की सरपरस्ती उन्हें हासिल है। अब उस बच्चे के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थॉट्स सलाहियत कर रहे हैं। अब वो ग्रूमिंग में एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये बड़ा ख़तरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दिए हैं, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि वो अच्छा, इसका फिर दूसरा उन पार्टीज़ ने स्टूडेंट्स को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। अब अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़, अब जो हमारे पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो चंद माफियाज के कंट्रोल में है। कौन है? चौधरी है, नवाब है, खान है, वडेरा है,
सरमायादार है, मौलवी है, ये भी माफिया बन गया, मौलवी बन गया, इन्हीं के हाथ में है। अच्छा, अब ये नहीं चाहेंगे कि भाई ये गरीब का बच्चा सियासत में आए। उसने गरीब के बच्चे को कहाँ लगा दिया? जिंदाबाद मुर्दाबाद, बैनर लगाओ, झंडे लगाओ, नारे लगाओ, बस ये काम है। गरीब के बच्चे को लगा दिया जिंदाबाद मुर्दाबाद में, और ये जो माफियाज हैं इनके बच्चे वही सियासत उन्होंने संभाल ली। अच्छा, इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे माजी में बड़े बड़े नाम इसी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से निकले हैं, बड़े नाम हैं, अच्छी खेप निकली है सियासत में। और वो जो अब जिन सियासी जमातों में हैं उनकी अपनी एक सोच है, बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। अब क्योंकि वो नर्सरी बंद हो गई है, सियासत तो हम यहीं से निकलेंगे, सियासत की नर्सरियाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़, तालीमी इदारे। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सियासत हो रही है वो तासुब की बुनियाद पर है। ठीक हो गया बेटा? कुछ निकल गया? कुछ आपका मटेरियल निकल गया? नहीं। हाँ, अच्छा, थैंक यू। अब माज़रत हमारे यहाँ की क्या छुट्टी है कुछ?